एक भयंकर से एक्सीडेंट के बाद हमारे मेन हीरो यमाडा की आंखें स्कूल के एक इंफ्रामेंट्री में खुलती है। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और भाई मेरे सीने पर ये गुदगुदी सी चीज क्या है? और भाई मेरे नीचे की मशीन कहाँ चली गई है? और जल्द ही यमाडा को ये रियलाइज होता है कि उसके बॉडी के पार्ट्स ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी ही एक लड़की के साथ बदल गई है। एंड जब उसको ये चीज पता चलती है ना तो वो सच में काफी ज्यादा हैरान होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई। यमाडा हाई स्कूल का एक निकम्मा सा स्टूडेंट होता है जिसको कि हर रोज अपने टीचर से होमवर्क ना करने के लिए डांट पड़ती है। यमाडा तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, दिन भर क्लास में सोते रहते हो और जब देखो तब क्लास के बाहर लड़ाइयाँ करते रहते हो। पढ़ाई में भी तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तुमने इस स्कूल को समझ क्या रखा है? हाँ। और टीचर की डांट सुनकर यमाडा काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। अबे कब खत्म होगा ये? तभी यमाडा के पीछे से एक लड़की आकर अपना होमवर्क उस टीचर को दे देती है। एंड उस लड़की को देखकर ये ठर के टीचर पूरी तरह से शांत हो जाता है। ठर की साला। एंड फिर जब वो लड़की वहां से चली जाती है तो ये टीचर वापस से यमाडा को डांटने लगता है और इस बार वो यमाडा को ताना मारने लगता है कि तुम्हें इस लड़की से कुछ सीखना चाहिए। बाय द वे इस लड़की का नाम सिरेसी होता है जो कि इस पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की है। अब टीचर की ऐसी बातें सुनकर यमाडा को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो क्लास खत्म होने के बाद उस लड़की को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। फिर वो लड़की जब पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी की ओर जाने लगती है तब यमाडा को एक शरारत सूझती है। एंड वो सीढ़ियों से तेजी से भागता हुआ अचानक से उस लड़की के सामने आ जाता है। पर तभी यहाँ पर बेचारे यमाडा का ही पैर फिसल जाता है और वो पीछे खड़ी सिरेसी को अपने साथ लेता हुआ बड़े ही खतरनाक तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब इसके थोड़ी देर के बाद यमाडा की आंखें खुलती है और वो खुद को सिरेसी की बॉडी में पाता है। अब सब कुछ समझने के बाद यमाडा तेजी से क्लासरूम की ओर भागने लगता है जहां पहुंचकर वो देखता है कि सिरेसी जो कि असल में यमाडा की बॉडी में होती है वो टीचर के सवाल करने से पहले ही उनके जवाब बता दे रही थी। एंड इसको देखकर टीचर तो क्या पूरी क्लास ही सदमे में होती है। क्या हो रहा है भाई ये सब? ये अचानक से इतना होशियार कैसे हो गया? हाँ। अब यमाडा जो कि सिरेसी की बॉडी में होता है वो तुरंत ही सिरेसी को पकड़कर क्लासरूम से बाहर ले जाता है। अब बाहर आने के बाद यमाडा सिरेसी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि ये सब कैसे हो गया और तुम मेरी बॉडी को पोजेस कैसे कर पा रही हो। लेकिन सिरेसी कहती है कि वैसे तो मुझे भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता पर मुझे लगता है कि सीढ़ियों से गिरने के बाद हमारे साथ ये सब हुआ है और अगर हम दोनों दोबारा से वहीं से गिरे तो हो सकता है कि हम दोनों अपनी असल बॉडी में वापस आ जाएं। सिरेसी की बात सुनकर यमाडा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुरंत ही सीढ़ियों में चलकर अपनी बॉडी स्विच कर लेते हैं। पर सिरेसी कहती है देखो मैं अभी सीढ़ियों से गिरने के बाद बेहोश होकर अपनी क्लासेस बंक करना नहीं चाहती, तो अगर तुम्हें बॉडी स्विच करनी है तो तुम्हें क्लास खत्म होने तक का वेट करना ही होगा। ये मोहतरमा कितना पढ़ाई करती है यार। खैर यमाडा इस चीज के लिए मान तो जाता है पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बॉडी के साथ करेगा क्या। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सबसे पहले बॉयज के वॉशरूम में घुस जाता है और इसके बाद वो लड़कों को लाइन भी मारने लगता है। पर इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो गर्ल्स वॉशरूम में घुसकर खुद का ही फिगर चेक करने लगता है। तो भाई फैमिली फ्रेंडली शो है ये, ऐसी ऐसी हरकत मत दिखाया कर। इसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि यमाडा को साथ में खाने के लिए इनवाइट करती हैं। यमाडा को लगता है कि ये सिरेसी की ही फ्रेंड्स होंगी इसलिए वो उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पर यमाडा को लग रहा था कि सिरेसी अपने लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती होगी पर जब वो उसके टिफिन को चेक करता है तो उसमें तो घास फूस ही भरा हुआ था। हाँ भाई लड़कियों के टिफिन में ये सब ही होता है। पर हमारा भुक्खड़ यमाडा इसको भी चट कर जाता है। पर तभी ये तीनों लड़कियां आपस में कुछ खुसुर फुसुर करने लगती हैं और यमाडा को उनके ऊपर शक होने लगता है। यमाडा सिरेसी की बैग में से एक बुक को निकाल के देखता है जिसमें कि इन तीनों लड़कियों ने अनाप शनाप लिखा हुआ था और जब यमाडा सिरेसी के लॉकर को भी चेक करता है तो इन तीनों लड़कियों ने उसमें गाली भरे नोट्स लिखे हुए थे। यहाँ पर ये तीनों लड़कियां यमाडा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और यमाडा को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो जल्दी से सिरेसी के पास जाकर उसको सारी चीजें बताता है कि ये तीनों लड़कियां तुम्हें बुली करना चाहती थीं। पर यहाँ पर सिरेसी यमाडा से माफी मांगती है कि उसने यमाडा को इन सब के बीच में लाया और वो इस बात का भी खुलासा करती है कि वो तीनों लड़कियां उसे हमेशा ही बुली करती रहती हैं। सिरेसी की बात सुनकर यमाडा को ये रियलाइज होता है कि क्यों सिरेसी इतना अकेला रहा करती थी और क्यों वो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। अब सब कुछ समझने के बाद यमाडा सिरेसी से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बॉडी में वापस लौटने के बाद इन तीनों लड़कियों को जरूर सबक सिखाएगा। पर ये सुनकर सिरेसी उल्टा ही उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें मेरे लाइफ की चीजों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और इन दोनों की ऐसी हरकतों को उन्हीं में से एक बदमाश लड़की दूर से देख रही होती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और वही बदमाश लड़की यमाडा को जो कि सिरेसी की बॉडी में होता है अपना होमवर्क पूरा कर देने के लिए कहती है और उसको धमकी देती है कि होमवर्क पूरा ना करने का अंजाम तो तुम जानती ही हो।
यहाँ पर यामाडा उसको मना करके जाने लगता है, पर वो बदमाश लड़की अपना बैग फेंककर उसके सर पर मारती है। यामाडा जमीन पर गिर जाता है और ये बदमाश लड़की यामाडा को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है ना, तो यामाडा गुस्से में लाल उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर वो लड़की पीछे हटते हुए उसको फिर से धमकी देने लगती है, पर यामाडा एक बहुत ही जोरदार मुक्का उसके ऊपर बरसा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसका मुक्का उस बदमाश लड़की को नहीं बल्कि सेरेसी को लग जाता है। दरअसल सेरेसी उस लड़की को बचाने के लिए इन दोनों के बीच में आ गई थी और यामाडा अपने पंच को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पंच जाकर सीधा सेरेसी के मुंह पर लगता है। सेरेसी उड़ते हुए जाकर एक बेंच पर गिरती है और यामाडा उसको ही डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। खैर इन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था कि वो बदमाश लड़की सेरेसी के इतने खतरनाक रूप को देखकर वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। और यहाँ पर ये क्लियर था कि ये लड़की दोबारा से सेरेसी को परेशान नहीं करने वाली है। इन सब चीजों के बाद ये दोनों वापस से उसी स्टेयरकेस के पास आ जाते हैं जहाँ से गिरने के बाद इन दोनों की बॉडी स्विच कर गई थी। यामाडा कहता है कि क्या तुम गिरने के लिए तैयार हो, और इसके बाद ये दोनों उस स्टेयरकेस से नीचे गिर जाते हैं। इन दोनों की आंखें खुलती है, पर ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे के बॉडी में ही मौजूद होते हैं। ये दोनों परेशान होकर फिर से सीढ़ियों से नीचे गिरने के लिए जाते हैं, पर अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। ये दोनों एक के बाद एक कई अटेम्प्ट्स करते हैं, पर अभी भी रिजल्ट सेम ही होता है। और इतनी बार सीढ़ियों से गिरने के कारण इन दोनों की हालत अलग से खराब हुई पड़ी थी। अब काफी ज्यादा बुरी हालत होने के बाद यामाडा कहने लगता है कि क्या हम दोनों ऐसे ही जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के बॉडी में ही फंसे रहेंगे और अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटने का कोई और तरीका नहीं है। पर तभी सेरेसी कहती है कि अभी हमने एक तरीका ट्राई नहीं किया है। ये सुनकर यामाडा फट से उसके करीब चला जाता है और पूछता है, ऐसा कौन सा तरीका है भाई, जल्दी बता अब। लड़की बताती है कि जब हम दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरे थे तो गिरने के साथ साथ हम दोनों में किस भी हुई थी। क्या कहा, किस? और तभी सेरेसी उसके करीब जाकर उसको किस कर देती है। इन दोनों की आंखें खुलती है और इस बार ये दोनों अपनी असली बॉडी में आ चुके थे। सेरेसी उसे देखकर स्माइल करती है और उसे पढ़ाई का कहकर यहाँ से चली जाती है और यामाडा बेचारा उसे पीछे से देखता ही रह जाता है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक लड़का आता है जिसने कि ये सारी चीजें देख ली होती है। सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों वापस से किस कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए क्या किस से सच में बॉडी स्विच होती है। और सरप्राइजिंगली इन दोनों की बॉडी वापस से स्विच हो जाती है, मतलब कि यामाडा सेरेसी की बॉडी में और सेरेसी यामाडा की बॉडी में चली गई होती है। अब सेरेसी बहुत ही अजीब वे में कहती है कि हमें ये किस वाली बात सबसे छुपानी चाहिए। और ये सुनकर यामाडा सोचने लगता है कि क्या सेरेसी उसके प्यार में तो नहीं गिर गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता और सेरेसी यामाडा की बॉडी के साथ उसका पेपर दिलवा रही होती है। तो वहीं पर दूसरी तरफ यामाडा सेरेसी की बॉडी के साथ खाना ठूस रहा होता है। इसके बाद होता यह है कि पीछे से वही लड़का आकर यामाडा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रूफटॉप पर चल सकती हो। और जब ये दोनों रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, ये लड़का यामाडा से कहता है कि हमने तो कल डेट पर जाने का प्लान बनाया था ना। और ये सुनकर यामाडा बौखला जाता है कि क्या ये लड़की डेट पर भी जाने के लिए तैयार थी। बट इसके बाद वो एक्टिंग करने लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद ये दोनों क्लास की ओर जाने लगते हैं, पर रास्ते में वही लड़के जिन पर की यामाडा पहले लाइन मार रहा था, वो यामाडा को सेरेसी समझकर उसके क्लोज होने का ट्राई करते हैं। और यामाडा ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो लड़के उसको छेड़ रहे हों। अब ये लड़का जिसका कि नाम मयामारू होता है, वो यामाडा को अपने पीछे ले लेता है और उनसे फाइट करने के लिए आगे जाता है। और यामाडा हरामी दीवार के पीछे छिपकर उस फाइट को एंजॉय करने का डिसाइड करता है। फाइट होती है और ये तीनों मिलकर तो मयामारू की बैंड बजा देते हैं। एंड जब वो फिर से यामाडा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यामाडा गुस्से में उनके ऊपर बरस पड़ता है और उसकी एक जोरदार लात खाने के बाद ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। इन सब चीजों को मयामारू नोटिस करता है एंड वो कहता है कि मुझे तो ये कि कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लग रही है। यामाडा को उसके ऊपर शक होता है और वो पूछता है कि तुम्हें जो चाहिए सच सच बताओ। मयामारू रिवील करता है कि उसे यामाडा और सेरेसी की बॉडी स्विचिंग के बारे में सब कुछ पता है और वो छुपकर कई दिनों से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। पर यामाडा तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर सेरेसी भी यामाडा की बॉडी के साथ आ जाती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मयामारू इन दोनों को एक रूम के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पावर्स का मिसयूज या फिर उसका फायदा उठाना नहीं चाहता, मैं तो बस उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि इस स्कूल में और कई लोग हैं जिनके पास ऐसी ही सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। अगर तुम सीक्रेटली अपनी बॉडी को स्विच करना चाहते हो और अपने इस पावर्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, तब तुम इस सुपर नेचुरल स्टडी क्लब को ज्वाइन कर सकते हो और आज के बाद से ये रूम हमारा क्लब हाउस होगा।
इसके बाद ये तीनों ही उस रूम के अंदर बैठे होते हैं और म्यांमारू उनसे पूछता है कि क्या तुमने एक दूसरे के अलावा भी किसी और को किस किया है, जिस पर कि ये दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं कि वो इनकी पहली किस थी और अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे के अलावा किसी और को किस नहीं किया। फिर म्यांमारू सेरेसी को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, बट सेरेसी उसे मना कर देती है। पर म्यांमारू जैसे तैसे यमाडा के मना करते हुए भी उसे किस करने में कामयाब हो जाता है एंड इन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। यामाडा के साथ बॉडी स्विच होने के बाद म्यांमारू चेक करता है कि क्या सब कुछ सही तो है ना, और इस चेकिंग में सेरेसी भी उसकी मदद करती है। और तभी इनके रूम के बाहर से एक लड़की गुजरती है जो इनकी बातों को सुनकर कमरे के बाहर ही रुक जाती है। इसके बाद म्यांमारू और यमाडा फिर से किस करके अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाते हैं और म्यांमारू सजेस्ट करता है कि हमें यमाडा की पावर्स का 2-3 और लोगों पर ट्राई करना चाहिए। पर सेरेसी उन दोनों को मना कर देती है कि हमें इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और वो लड़की कहती है कि मैं भी इस सुपर नेचुरल स्टडी क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसे देखकर यामाडा कहता है कि क्या हम इसे मना नहीं कर सकते, पर म्यांमारू उसे समझाता है कि इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकता है, सो हमारे पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। इस लड़की का नाम ईतो होता है और अब से ये भी सुपर नेचुरल स्टडी क्लब की मेंबर बन चुकी है। ईतो इनसे पूछती है कि हमारे क्लब में कौन से सुपर नेचुरल पावर पर डिस्कशन चल रही है, पर म्यांमारू और यमाडा उसे बताते हैं कि ये क्लब हमने अभी अभी बनाया है, तो अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज नहीं किया। ये सुनकर ईतो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मेरे पास डिस्कस करने के लिए कई सारे टॉपिक्स हैं। वो सबसे पहले उन दोनों को एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये एक यूएफओ की फोटो है, पर यमाडा कहता है कि ये तो एक धागे से लटका हुआ खिलौना लग रहा है। और इसके बाद ईतो एक पत्थर को निकालकर उन दोनों को दिखाती है और बताती है कि ये पत्थर मेसोपोटामिया की खुदाई में पाया गया है, पर उन्हें तो ये भी एक आम सा पत्थर ही लगता है। अब इसके बाद ईतो रूम की सफाई करने लगती है और बेचारे यामाडा को भी इस काम में भिड़ा देती है और बेचारे यामाडा को ना चाहते हुए भी ईतो के साथ सफाई करनी पड़ती है। और इसी काम के चक्कर में यामाडा कई दिनों तक सेरेसी के साथ बॉडी स्विच नहीं कर पाता और इसी बीच उसे पता चलता है कि वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है और कुछ ही दिनों में उसके सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यामाडा जाकर ये सारी चीजें सेरेसी को बताता है एंड उससे हेल्प मांगता है कि वो बॉडी स्विच करके यामाडा का एग्जाम दिलाने में उसकी मदद करें। सेरेसी इस चीज के लिए मान जाती है और उससे कहती है कि चलो जल्दी से बॉडी स्विच कर लेते हैं। और यामाडा उसे किस करने ही वाला था कि तभी ईतो आकर यामाडा को एक और काम दे देती है। यामाडा उस काम को निपटाकर जल्दी से रूम में आ जाता है, पर इस बार भी जब ये दोनों किस करने का ट्राई करते हैं तब ईतो आकर यामाडा को फिर से एक काम दे देती है। और ऐसे ही यामाडा बार बार सेरेसी के साथ बॉडी स्विच करने का ट्राई करता रहता है और हर बार ईतो आकर उनके काम को बिगाड़ देती है। अब म्यांमारू इन सब चीजों को नोटिस करता है और इन दोनों की बॉडी स्विचिंग में हेल्प करने के लिए ईतो को एक काम देकर स्कूल प्रेसिडेंट के रूम में भेज देता है। और ईतो के जाने के बाद इन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों बेखौफ होकर किस कर सकते हो। अब मौके का फायदा उठाकर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी रूम का दरवाजा खुलता है और ईतो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है।